हमने लास्ट क्लास में पीस चैप्टर किया था, आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पीस के अंदर मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको एक रिवीजन दी थी फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस की, याद हो तो। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या है, किस किस लेवल पे जो है हमारे यहाँ पे सामाजिक तौर पे वायलेंस होता है। पहला था कास्ट बेस्ड, जिसमें जाति की वो उसका प्रॉब्लम है। फिर क्लास बेस्ड, जिसमें पैसे को लेके प्रॉब्लम है। देन हमारा पेट्रियार्की है, जहाँ पे औरतों के साथ गलत काम होता है। देन कॉलोनियलिज्म था, जहाँ पे एक देश अपने दूसरे देश के ऊपर चलाने की कोशिश कर रहा है। और पांचवी फॉर्म ऑफ रेसिज्म जो है, पांचवी फॉर्म स्ट्रक्चर वायलेंस, वो हमारी रेसिज्म है, जहाँ पे रंग के बेसिस पे आपकी वो जो है रेस के बेसिस पे आपके साथ वायलेंस होता है। फिर हमने टॉपिक पढ़ा था कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस, क्या झगड़ा ही शांति ला सकता है कभी। तो उसमें हमने देखा था हाँ, कई बार शांति लाने के लिए भी झगड़ा करना पड़ता है। फिर हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अहिंसा, सत्य, इन चीजों में बिलीव करते हैं और आजादी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहले मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता था, पर महात्मा गांधी के फॉलोअर्स कहते हैं नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। फिर हमने पीस एंड द स्टेट देखा था कि किस तरह से सरकार के लिए, देश के लिए बहुत जरूरी है पीस होना, और देश को क्या क्या करना चाहिए। फिर मैंने लास्ट टॉपिक करवाया था डिफरेंट अप्रोचेस टू द परसूट ऑफ पीस, याद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन 3 to 4 मार्कर आपको आएगा, डिफरेंट अप्रोचेस टू परसूट ऑफ पीस। इसका मैं क्विक रिविजन दे रही हूँ कि आप किस किस अप्रोचेस द्वारा अपने यहाँ पे शांति ला सकते हो, अपने देश में शांति ला सकते हो। तो डिफरेंट अप्रोचेस के अंदर सबसे पहली अप्रोच आपकी होती है सेंट्रलिटी टू द स्टेट। सेंट्रलिटी टू द स्टेट क्या कहता है कि मेरा देश सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा ही देश सबसे खास है, और बाकी सब मेरे दुश्मन है। ठीक है, जो मेरी बराबरी करेगा वो मेरा दुश्मन बनेगा, और अपने दुश्मन से टक्कर लेने के लिए मैं ऐसे देशों को अपना साथी बना लूंगी जो मुझे आगे और स्ट्रेंथन करेंगे। अलायंसेस बनाऊंगी, ग्रुप्स बनाऊंगी, जो हमारे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे देखे गए थे, ग्रुप्स बने थे कंट्रीज के। वो होता है सेंट्रलिटी टू स्टेट। दूसरी अप्रोच होती है आपकी कोऑपरेशन, इंटरडिपेंडेंस। इसके अंदर क्या होता है कि मेरा देश तो इंपॉर्टेंट है और मुझे अपने देश की प्रगति के लिए काम भी करना है, बट वहीं पे मेरा देश दूसरे देश के ऊपर आधारित है, निर्धारित है। निर्धारित कैसे है, डिपेंडेंट कैसे है, कि वहां से कुछ रिसोर्स है जो मेरे देश में कमी है, मुझे दूसरे देश से वो रिसोर्स मंगाना पड़ेगा। तो मैं अपनी ग्रोथ के लिए मुझे दूसरे पर डिपेंड होना पड़ेगा, दूसरे देश पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो इसमें कोऑपरेशन की और इंटरडिपेंडेंस की बात आ जाती है। तो जब मेरे को ये रहेगा, पहले वाला जो सेंट्रलिटी टू स्टेट्स था, उसमें जब आप ग्रुप्स बना लेते हो, तो उसमें क्या होता है, डेटरेंस क्रिएट होती है। डेटरेंस क्या होता है कि मैं भी ताकतवर, तू भी ताकतवर, ना तू मुझ पे हमला करेगा ना मैं तुझ पे हमला करूंगा, क्योंकि अगर तूने करा तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तो वहां पे पीस ऐसे बन जाता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि हम दोनों दादा हैं यहाँ के। सेकंड के अंदर एक दूसरे को पता है कि जरूरत पड़ सकती है कभी भी इस देश की मेरे को, और मेरे को इस देश की जरूरत पड़ सकती है, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हम अटैक नहीं करेंगे एक दूसरे पे, और शांति आ जाएगी। तीसरा होता है सुप्रा नेशनल ऑर्डर, कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ, ऐसे ग्रुप्स बनाओ जिनका रूल सिर्फ एक कंट्री में नहीं सारी दुनिया में चलता हो। तो आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे रूल्स की जरूरत है जो पूरी दुनिया में काम करते हो, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था मल्टीनेशनल कोऑपरेशन। तो अब हमारे पास चौथा पॉइंट जो था, यूनाइटेड नेशंस हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, वो तीनों अप्रोचेस को अपने साथ लेके चलती है। सबसे पहले अप्रोच जो सेंट्रलिटी टू स्टेट्स वाली अप्रोच थी, वो कैसे फॉलो होती है, इनका एक अपनी एक काउंसिल है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, या क्या सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है कि आपके पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपका न्यूक्लियर है, सब कुछ है, उनकी ये काउंसिल है, जिसमें 5 कंट्रीज को बड़ी खास पावर मिली हुई है। उन 5 कंट्रीज ये जो है अलग अलग उसकी हैं, जैसे यूएस है, यूके है, यूएसएसआर है, आपका फ्रांस है, और एक कंट्री और है। ठीक है, यूएसएसआर कह रही हूँ, रशिया है। तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इनको काफी पावर मिली हुई है, और दुनिया को लेके कोई भी डिसीजन लेना हो तो 5 कंट्री की चलेगी। तो ये सेंट्रलिटी टू स्टेट है कि जहाँ पे आपने कंट्रीज का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना दिया और एक दूसरे पर डिपेंडेंट कर दिया, डिपेंडेंट एज एन एक दूसरे को ऑपोजिट में खड़ा कर दिया, कर लो जो करना है। दूसरा आपका होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, जो कि अलग अलग देश को इकोनॉमिक और जो है कल्चरल हेल्प करते हैं ग्रो करने में। तीसरा आपका नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, जिसका पूरी दुनिया में चलता है रूल, पूरी दुनिया में कहीं पे किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा होगा वहां पे ये पहुंच जाएंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन, ये पेपर में आ रहा है, इतना समझ में आया, किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? वेदिका, सिफत?
अगला टॉपिक है कंटेम्प्ररी चैलेंजेस, लिख लो, टू पीस। आज की डेट में हमारे यहाँ पे किस प्रकार शांति भंग हो सकती है, क्या नए चैलेंजेस क्रिएट हो रखे हैं, क्या नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी है जो कि शांति भंग कर सकती है, देश को लड़ाई के उसमें ला सकती है, लड़ाई के मोड में। While the UNO has several noteworthy achievement to its credit, इससे पहले ये वाला टॉपिक पढ़ना चाहते हो तुम्हें दोबारा पढ़ना है, अर्नब क्या आगे से शुरू कर दूं? While the UNO has several noteworthy achievements to its credit, it has not succeeded in preventing and eliminating threats to peace. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसका काम ही यही है कि पूरी दुनिया वॉर पे दोबारा ना जाए, पूरी दुनिया के अंदर शांति हो, दोबारा कभी वॉर ना हो। फिर भी आप देखोगे बहुत सारे अलग अलग इलाकों में टेरर अटैक हो जाते हैं, बहुत सारे इलाकों में वॉर हो जाती हैं, तो उसका अब हम क्या कर सकते हैं? एक सेकेंड होल्ड करना, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, यूएनओ इतनी कोशिश के बाद भी पूरी तरह से शांति नहीं ला पाई है, आज भी कई जगह पे टेरर अटैक्स हो रहे हैं, कहीं पे वॉर हो रही है, तो हमें स्टेप्स लेने होंगे कुछ। इंस्टेड जो बड़े बड़े देश हैं, डोमिनेंट स्टेट्स हैं, वो अपने देश की ज्यादा चलाने लग गई हैं और दूसरे देशों को दबाने लग गई है, जिसमें सबसे बड़ी दो कंट्रीज निकल कर आई हैं आज की डेट में, यूएस और चाइना। ये हर चीज में अपनी चलाने की कोशिश करती है और दूसरे देशों को दबाने की कोशिश करती है, खास करके चाइना का जो ये कोरोना वायरस वाला स्टेप है, इससे क्या हुआ, सारे दुनिया की इकोनॉमी जो है बैंड बज गई है उसकी, है ना। तो बैंड बजा दिया इन्होंने। टू दिस एंड दे हैव रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन। हमेशा जो है ये डर रहता है कभी किस कंट्री की उस कंट्री से वॉर ना हो जाए, इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर ना कर ले, इंडिया चाइना के साथ वॉर ना कर ले, तो अलग अलग कंट्रीज आपस में वॉर ना कर लें। द रिसेंट यूएस इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान और इराक, अफगानिस्तान और इराक के अंदर यूएस टांग अड़ा रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारी तेल की खदानें हैं, वहां का तेल चाहिए इसको, ठीक है। तो वहां पे जबरदस्ती खुद घुस रहा है ताकि मैं अपनी चला सकूं, और उसके चलते क्या हुआ है, बहुत सारी जानें भी गई हैं। तो इनके यहाँ पे अपनी कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी, अपनी कुछ वॉर चल रही थी, यूएस जबरदस्ती घुस गया। ऐसे इसराइल पैलेस्टीन करके एक इलाका है आपका, वहां पर भी उन लोगों की अपनी कम्युनिटीज की लड़ाई चल रही है, यूएस और रशिया घुस गए हैं, ठीक है। और उन्होंने लड़ाई के लिए वॉर वेपन देना शुरू कर दिया है, लड़ाइयां बढ़ानी शुरू कर दी हैं, तो ये सबसे क्या हो रहा है, वॉर बढ़ रही है, पीस खत्म हो रहा है। The rise of terrorism is partly great response to the self-serving and ham-handed conduct of the aggressive state. ये टेररिज्म भी कैसे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि लोग बैठे बैठे टेररिस्ट बन जाते हैं, नहीं, हर देश अपने टेररिस्ट भी पाल रहा है, हर देश के अपने टेररिस्ट, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो 9/11 का अटैक हुआ था, उसामा बिन लादेन ने किया था, उसको यूएस ने सारी ट्रेनिंग खुद दी थी, ठीक है। तो कंट्रीज खुद ही टेररिज्म को प्रमोट कर रही हैं, खुद ही टेररिस्ट को पाल रही हैं। Terrorists currently pose a great threat to the peace and adroit ruthless use of modern weapon. आज के जो टेररिस्ट हैं उनको नए नए तरीके आ गए हैं अटैक करने के। वो आपके ऐसे गोली नहीं मारते हैं, वो क्या करते हैं, आपका कंप्यूटर हैक करते हैं, आपका डेटा चुराते हैं, ठीक है, आपकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके फिर आपको जो है परेशान करते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स खाली कर देते हैं, आपके कंप्यूटर्स में वायरस छोड़ देते हैं, फिर आपके देशों में आजकल बायोलॉजिकल वेपन बोलते हैं इसको, जहाँ पे बीमारियां छोड़ दी जाती हैं अलग अलग देशों में और लोग बीमार हो रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कोरोना वायरस हुआ है, ठीक है। पहले अगर कोई मास्क लगाता था तो हमें बड़ा अजीब सा लगता था, ये क्या मास्क बना के डॉक्टर बन के जा रहा है, डकैत बन के जा रहा है। आज की डेट में जो बंदा मास्क नहीं लगाता है वो अजीब लगता है, सड़क पे जा रहा हो तो, है ना। कल यहाँ पे एक रेडी वाला था, उसको पकड़ लिया, बेचारा अदरक बेच रहा था 10-10 रुपए की, उसको 2000 का चालान देना पड़ गया मास्क के चक्कर में। तो ये किसकी, थैंक्स टू चाइना। तो टेररिज्म जो है वो नए नए तरीके के टेररिस्ट हो गए हैं, नए नए तरीके के उनको वेपन्स आ गए हैं, किस तरह से वो लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा बंदी बना सकते हैं। तो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ओसामा बिन लादेन ने गिरवाया था इस्लामिक मिलिटेंट्स ने, वो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनता है कि किस तरह से इनके पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज है। इस बंदे ने प्लेन उड़ाया, ओसामा बिन लादेन के जो आगे ग्रुप के लोग थे उनको प्लेन उड़ाना आता था, ठीक है। उन्होंने जो एक्चुअल में पायलट था उसको मारा, वहां पे घुसे, उसको मारा, उसको साइड किया, खुद प्लेन उड़ाया, खुद प्लेन उड़ा के वो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग के अंदर, वहां की जो यूएस की थी उसके अंदर घुस गया और पूरी बिल्डिंग तोड़ दी। तो उसके लिए भी उनको नॉलेज तो थी प्लेन उड़ाने की, तुम्हें दे दूं मैं प्लेन उड़ाने के लिए, मुझे दे दूं, मेरे को तो रिक्शा भी नहीं चलता, ये रिक्शा प्लेन कहाँ से उड़ाऊंगी मैं, है ना। तो इनके पास टेक्नोलॉजिकली नॉलेज भी बहुत है आज की डेट में टेररिस्ट के पास। was a striking manifestation of the sinister reality कि ये लोग ज्यादा चालू है हमसे। इनको बायोलॉजिकल वेपन्स आते हैं यूज करने, दैट इज वायरस एंड ऑल, ठीक है।
इनको केमिकल वेपन यूज करने आते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स छोड़ते हैं, इस तरह की चीजें छोड़ते हैं बॉडीज में, या जो भी है जो प्रॉब्लम कर सकती हैं। न्यूक्लियर वेपन्स की इनको पूरी नॉलेज होती है, तो इनकी नॉलेज हमारी नॉलेज से एनी डे बेटर है और गलत काम में लगी हुई है। ठीक है, तो जो हमारे पीस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। हाँ जी, ये बायो टेररिज्म है, बायोलॉजिकल वेपन है ये, बहुत जगह नाम आ चुका है इसका, क्लियर है। और ये जो है आगे बढ़ेगा, ये एक कंट्री दूसरी कंट्री भी यही करेगी। तुमने आज से कई साल पहले क्रिश मूवी देखी थी, क्रिश? ये की बात बोलेगा, पेज नंबर 140। क्रिश मूवी में क्या था, ऋतिक रोशन जो था वो था क्रिश। ठीक है, उसमें जो वो था, पहले वो वायरस बनाते हैं, वायरस का एंटीडोट भी बनाते हैं वो, याद है ना? तो उसमें क्या, हम पहले सारी कंट्री में वायरस फैलाएंगे, फिर वायरस का एंटीडोट बेचेंगे। चाइना भी यही कर रहा है, पहले वायरस फैला दिया, अब चाइना ही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कोरोना वायरस की मेडिसिन का, वैक्सीनेशन का। ठीक है, चाइना ही सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, चाइना और इसकी वैक्सीनेशन बेच के, देख लो। ठीक है, तो ग्लोबल कम्युनिटी हैज फेल्ड टू कर्व द कैपेसिटी ऑफ द डोमिनियरिंग पावर। इसका क्या मतलब है कि समाज के सारे अच्छे तत्व मिलके, अच्छे लोग मिलके भी इतनी ये जो डोमिनियरिंग मतलब डोमिनेटिंग पावर है, नेगेटिव जो पावर है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। टेररिस्ट जो है वो भड़काने का काम करते हैं, गुरेला टैक्टिक करते हैं, वो लोगों को ऐसा भड़काते हैं कि लोग एक दूसरे के खिलाफ होकर एक दूसरे को मारने को तैयार बैठ गए हैं। ठीक है, तो आजकल क्या हो गया है, एक जाति दूसरी जाति को, एक आपकी रेस दूसरी रेस को देख के बर्दाश्त नहीं है। तो ये रवांडा अफ्रीका का इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है कि दो ट्राइब रहती हैं रवांडा अफ्रीका में, तुत्सिस और हुतुस। इनके आपस में इतने झगड़े हैं कि हुतुस ने कितने 50 लाख तुत्सिस को मार दिया था। ठीक है, इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। मुझे होल्ड पे कौन डाल रहा है पहले ये, अपना फोन एयरप्लेन मोड पे लगा दो और नेट ऑन कर लो, वाईफाई। ठीक है, तो आज के डेट में लोग एक दूसरे से, वैसे भी तो सबसे पहले टेररिस्ट प्रॉब्लम थी, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम जो है हमारे है जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या है कि लोग ही अपने आप को एक दूसरे को देख के पसंद नहीं कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और एक दूसरे को, जैसे हिंदू मुसलमान को पसंद नहीं कर रहे हैं, मुसलमान हिंदू को पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अफ्रीकन लोगों को अमेरिकन लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इन दोनों का अपना एक लड़ाई चल रही है। तो आप दूसरी कंट्री में जाओगे तो वहाँ के लोगों को, जैसे आप ब्रिटेन चले जाओ, यूके चले जाओ, उनको एशियन, पूरी एशिया की कम्युनिटी से प्रॉब्लम है, चाहे आप चाइनीज हो, चाहे आप इंडिया हो, चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एशिया के हो, आप हमारी कंट्री में, आप यूके में क्या कर रहे हो, यूरोप में क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। उनको अलग तरीके की प्रॉब्लम है। ठीक है, आप महाराष्ट्र में बैठे हो तो महाराष्ट्र वालों को यूपी वालों से प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, इसमें टेररिस्ट कुछ नहीं कर रहा है, ये लोग ही है एक दूसरे के खिलाफ भड़के पड़े हैं। तो ये भी आपका एक जेनोसाइड का पार्ट बनता है, ये भी एक आपकी शांति पे खतरा है। इतना समझ में आया? जेनोसाइड होता है आप किसको धर्म जात के बेसिस पे एक साथ खूब मात्रा में मार दो, उसे जेनोसाइड कहते हैं। आज तक का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जेनोसाइड है हिंदू और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा, जहाँ पे लाशें भर भर के हिंदू और मुस्लिम लोग गए थे एक दूसरी जगह से दूसरी जगह। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा जेनोसाइड जो है वो था होलोकॉस्ट, जो कि नाजियों ने करा था, नाजीज ने करा था ज्यूज के अगेंस्ट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनको लेके गए, मरवा दिया, उसमें भी कई करोड़ लोग मारे गए थे। तो ये दो वर्ल्ड के सबसे बड़े जेनोसाइड माने जाते हैं, जहाँ पे जस्ट बिकॉज आप किसी रेस के हो, किसी धर्म के हो, आपको मरवा दिया जाएगा। ठीक है, हेट्रेड। यहाँ तक समझ में आया? ये दो एग्जाम्पल इन्होंने कोट करे हैं, ये दो चैलेंजेस हैं, एक टेररिज्म बिकॉज ये मॉडर्न तरीके से टेक्नोलॉजी जानते हैं, दूसरा जेनोसाइड जहाँ पे लोग जात के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, रेस के हिसाब से लोगों को मार रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इसका सोल्यूशन है या इसका कंक्लूजन है इस चैप्टर का। ऑल दिस इज नॉट टू से दैट पीस इज अ लॉस्ट कॉज, ये आपको क्वेश्चन बन के आएगी लाइन, कि इन सब के बाद भी आप ये नहीं कहेंगे कि पीस खत्म है या पीस अचीव नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी बहुत जगहों पे बहुत पीस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो कंट्रीज, ये 1 मार्कर का मैपिंग का क्वेश्चन है, दो कंट्रीज ने डिसाइड किया था वो कभी अपनी मिलिट्री नहीं रखेंगे, एक तो था जापान और एक था कोस्टारिका। इन दो कंट्रीज की अपनी आर्मी नहीं है। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा, दो कंट्रीज जिनकी आर्मी नहीं है, जिनकी मिलिट्री नहीं है, जापान एंड कोस्टारिका।
सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड विटनेस द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन है, मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर वेपन नहीं आएगा, ना बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अलाउड नहीं है न्यूक्लियर वेपन किसी भी। वेयर द यूज, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज थ्रू इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ट्रीटी। टुडे देयर आर 6 सच जोन। 6 जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल नहीं लेके जा सकते या बना सकते कुछ भी। एंटार्क्टिक, लैटिन अमेरिका दैट इज साउथ अमेरिका, कैरेबियन, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ पैसिफिक, मंगोलिया। इन जगहों पे आप किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन नहीं क्रिएट कर सकते या लेके जा सकते। यूएसएसआर के खत्म होने के बाद पहले क्या था, रशिया और बहुत सारी कंट्री मिला के एक इकट्ठे ग्रुप को यूएसएसआर बोला जाता था। 1991 के बाद ये सारी कंट्रीज आपस में टूट गई थी, क्योंकि वहां पे चेरनोबिल अटैक हुआ था। चेरनोबिल क्या था कि वहां का जो एटॉमिक पावर था या न्यूक्लियर पावर था, उसमें कुछ फॉल्ट हो गया था, न्यूक्लियर गैस लीक कर गई थी। ठीक है, तो ये रशिया की कोई गलती थी ये, उसकी वजह से सारी कंट्रीज अलग अलग हो गई। 1991 में यूएसएसआर खत्म हो गया और सिर्फ रशिया मेन रह गया। तो जब यूएसएसआर इकट्ठे था, जब एक साथ रशिया के साथ बहुत सारी कंट्रीज थी, तो वो यूएस से टक्कर लेने के लिए खड़े हुए थे। यूएसएसआर कहता कि मैं तेरे से लड़ूंगा, मैं तेरे को दबा दूंगा, यूएस से। वो कहता था। तो यूएस और यूएसएसआर का बहुत झगड़ा चल रहा था 1991 तक, और हमेशा ये डर रहता था पता नहीं कब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, कब दुनिया के बाकी सारे लोग भी मर जाएंगे। बट यूएसएसआर के खत्म होने के बाद ये झगड़ा भी खत्म हो गया और पूरी दुनिया के पीस में बढ़ोतरी हुई। दुनिया के ऊपर जो खतरा छाया हुआ था वो खत्म हो गया। इतना समझ में आ गया? Besides, the contemporary era has witnessed the rise of numerous popular initiative aimed at the fostering peace. इसके अलावा आज की डेट में पीस जो है वो बहुत ज़्यादा नारेबाजी हो रही है, इसके लिए लोग बहुत काम कर रहे हैं अपनी एरिया में शांति लाने के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप कल को पीस स्टडीज, पीस डेवलपमेंट, पीस, ये आप जो है सब्जेक्ट लेके आप इस फील्ड के अंदर आगे जा सकते हो। बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत नई फील्ड है, पैसा भी देगी तुम्हें ये फील्ड, यूएन के साथ काम करने का भी मौका देगी, और आप हो सकता है एज अ लेक्चरर बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में लग जाओ और खुद ही ये सब्जेक्ट को पूरा पूरा शुरू करो। तो पीस स्टडीज इज समथिंग जो बहुत नया है हिंदुस्तान के लिए, और बहुत इसके अंदर कंपटीशन कम है, घुसना हो तो घुस जाना है। ठीक है, तो आजकल लोग जो हैं पीस का नारा काफ़ी लगा रहे हैं, लव फॉर ह्यूमैनिटी, इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस कर रहे हैं, और पीस मूवमेंट आज भी चल रही है जिसके अंदर एनी वॉर, एनी वेपन, सबके अगेंस्ट होने की बात कर रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि देशों को आपस में लड़ना ही नहीं चाहिए, भूल जाओ कोई बाउंड्रीज हैं। द मूवमेंट इज सस्टेन्ड बाय पीपल फ्रॉम डाइवर्स वॉक ऑफ लाइफ, वर्कर, राइटर, और ये जो पीस है, पीस मूवमेंट है जहाँ पे लोग शांति का नारा लगा रहे हैं, इसमें हर प्रकार का व्यक्ति है, एक साइंटिस्ट भी है, टीचर भी है, मीडिया के लोग भी हैं, प्रीस्ट भी है, स्टेट्समैन भी है, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, तो बहुत तरीके के लोग कर रहे हैं। इट हैज एक्सपैंडेड एंड अचीव टू द डेथ ऑफ फॉर्जिंग म्यूचुअली, ये छोड़ देना, लास्ट 3 लाइनें इस पैराग्राफ की। द मूवमेंट हैज ऑल्सो क्रिएटेड अ बॉडी ऑफ नॉलेज, एक नया सब्जेक्ट बनकर आया जिसका नाम है पीस स्टडीज, और ये जो है इंटरनेट वगैरह पे आप इसके बारे में देखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। एक बार ये टॉपिक पढ़ो पूरा, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, कोई भी डाउट है मुझसे पूछो।